स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भाषा के ऊपर। भाषा की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है। यदि दीर्घ प्रश्न के उत्तर को आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें भाषा की परिभाषा के साथ विशेषता का आना स्वाभाविक है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आप भाषा की परिभाषा लिखते हुए उसकी विशेषता पर प्रकाश डालें। तो शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले तो आपको भूमिका जानने आवश्यक है कि जब आप दीर्घ प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो भाषा की परिभाषा और मूल बिंदु पर आने से पहले आप भाषा क्या है, इसका महत्व क्या है, एक अनुच्छेद में आप बताएं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपनी बातचीत या अपने दैनिक क्रियाकलाप में जिन भी चीज की आवश्यकता होती है वो सहयोग और आपसी सहयोग से ही संभव हो पाती है। इसी कारण भाषा क्या है, एक सामाजिक क्रिया है। यह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से आप ध्यान दीजिए कि यह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। समाज में यह विचार विनिमय का साधन है, यानी एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के विचारों को हम जब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो वो विचार विनिमय कहलाता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का, यह ध्यान रखिएगा, जब आप लिखें तो आपके पास एक परिभाषिक शब्द होना चाहिए। ध्वनि संकेत, जब आप आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं का, तो जिस ध्वनि संकेत का व्यवहार करते हैं ना, उसे ही भाषा कहा जाता है। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी कोई नई भाषा उत्पन्न नहीं करती है। यह बात आप समझिए, हर नई पीढ़ी अपने लिए एक नई भाषा नहीं बनाती है। भाषा की प्रकृति भी आप इसे समझ सकते हैं यहीं से, ठीक है। शुरुआत हो जाती है पहले ही पंक्ति से, बल्कि वो क्या करती है, अपने पूर्वज से भाषा सीखती है। हम सभी घर की बोलचाल की भाषा या पठन पाठन की भाषा, ये सब कुछ सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से। इस प्रकार भाषा परंपरागत संपत्ति है। यह ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या है, परंपरा से प्राप्त हो रही है। उसकी धारा अविच्छिन्न चलती रहती है। अविच्छिन्न का तात्पर्य है जिसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सके, वह अविच्छिन्न कहलाता है। साथ ही यह अर्जित संपत्ति है। यहाँ भी देखिए, एक अनुच्छेद में विशेषता और तत्वों पर भी बात होती चली जा रही है। बहरहाल ये एक भूमिका है, भूमिका के तौर में ही आप देखेंगे कि आपको सारी विशेषताएं भाषा की स्पष्ट हो रही हैं। यह अर्जित संपत्ति है। क्यों अर्जित संपत्ति है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। भाषा न केवल विषयगत जानकारी, भाषा से न केवल विषयगत जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इसके माध्यम से हमारा संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है जो हमारे मन मस्तिष्क में जिस तरह के संवेग उत्पन्न होते हैं, हमारी भावनाओं से संबंधित जो आवेग उत्पन्न होता है, उसे ही संवेगात्मक कहा जाता है, संवेगात्मक विकास। तो भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर का अनोखा वरदान है। और सबसे प्रसिद्ध कहावत कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। आप इसे अपने निजी जीवन में परीक्षा लेकर भी आप देख लीजिएगा इस पंक्ति का, कि यह बात कितनी सटीक है। 4 कोस पर पानी का स्वाद निश्चित तौर पे बदलता है और 8 कोस पर वाणी, यानी बानी का लहजा भी जो है बदल जाता है। एक ही भोजपुरी बोली जा रही है, लेकिन 8-8 कोस पे उसका रूप बदलता चला जाएगा आराम से। तो ये चीज जो है अप्लाई होती है, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूर पर समाज की भाषा में बदलाव आ ही जाता है, जो कि स्वाभाविक है। स्पष्ट रूप से यह भूमिका हुई। अब बात करते हैं अर्थ एवं परिभाषा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाषा भाष धातु से बना हुआ है। निष्पन्न का मतलब भी वही होता है, निष्पन्न मतलब निकलना, उत्पत्ति जिससे होती है। तो भाष धातु से भाषा शब्द बना है। ये ध्यान रखिएगा, हर शब्द की उत्पत्ति के पीछे एक धातु होता है, और यह धातु कोई खनिज धातु नहीं है।
जैसे अभ्रक, सोना, चांदी, लोहा। यह व्याकरणिक दृष्टिकोण से जिस तत्व से बनकर आता है, जो शब्द निर्माण में सहायक होता है, वो धातु ही कहलाता है। तो शास्त्रों में कहा गया है भाषा व्यक्तयाम वाची, भाषा व्यक्तयाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है, या अपनी वाणी को हम जिस तरीके से व्यक्त करते हैं वो भाषा है। ठीक है, तो अब भाषा की परिभाषा देते हुए बहुत सारे विद्वान साहित्य जगत में अवतरित होते हैं। उनमें से पहला परम पूज्य हमारे व्याकरण आचार्य डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का यह कथन देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतः समझ सकता है। और यह कथन उनकी किताब है हिंदी व्याकरण, जिसे कोष्ठक में आप देख पा रहे हैं, कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। तो यहाँ पर किताब का नाम भी लिखा गया है। आप जब अपने दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हो, एग्जाम में आप यदि लिखें, तो भरसक यह प्रयास करना चाहिए कि उक्त विद्वान का कथन किस किताब से आया है। तो आप इसे स्किप मत कर दीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण नाम की किताब में कामता प्रसाद गुरु यह लिखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टतः समझ भी सकता है। अब यदि कहा जाता कि दूसरों के विचार समझ सकता है तो बात इसमें भी पूरी हो सकती है, लेकिन स्पष्टतः यानी उसमें कोई भी शंका संदेह की गुंजाइश ना हो, इसलिए स्पष्टतः शब्द का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरे विद्वान की बात करते हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने अपनी किताब भारतीय भाषा विज्ञान में यह लिखा कि विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों विद्वानों की बातों में भाव एक ही है, लेकिन फिर भी शब्द चयन अलग है परिभाषा देते समय। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को यह आदत होती है कि वह समझकर लिखते हैं। समझकर लिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास की कला न सीख जाएं, अपने भावों को स्पष्ट तरीके से सुगठित रूप में रखना न जान ले, तब तक आपको थोड़ा संदेह करना चाहिए खुद से लिखने की कला पर। क्योंकि अगर आप भाव को यहाँ पकड़ेंगे परिभाषा देते समय तो बात गड़बड़ा जाएगी। स्पष्ट रखिए, गड़बड़ होना स्वाभाविक है। जब आप परिभाषा दे रहे हो तो उक्त विद्वान ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, जहां अल्प विराम पूर्ण विराम लगाया है, आपका हूबहू पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए आप यहाँ भाव नहीं पकड़ेंगे, आपको यहाँ अपने मन से नहीं लिखना है उत्तर। जो किशोरी दास ने कहा है हूबहू वही लिखना है। दोनों के भावार्थ में यानी भाव के अर्थ में समानता है, लेकिन शब्द चयन और वाक्य विन्यास में समानता नहीं है। तो किशोरी दास कह रहे हैं कि विभिन्न अर्थों में, अलग अलग अर्थों में जब हम संकेतित शब्द समूह, अब जैसे देखिए अगर हम भाषा की परिभाषा ही पढ़ रहे हैं, ये विभिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये जितने भी आपको वर्ण नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक संकेतित शब्द समूह ही है। यानी ये शब्द समूह किसी न किसी अलग अलग अर्थ का संकेत दे रहे हैं। जैसे भाषा है, विचार, स्पष्टतः, ये सारे शब्द समूह है। शब्द समूह का मतलब होता है एक वाक्य में जब शब्द आ जाते हैं तो एक एक पंक्ति, एक एक वाक्य एक संकेतित शब्द समूह ही है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों तक प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए बहुत ही सरलता से यहाँ कामता प्रसाद गुरु ने शब्द का प्रयोग किया, विचार स्पष्टता समझ सकते हैं। यहाँ पर किशोरी दास क्या कह रहे हैं, सरलता से प्रकट कर सकते हैं। तो इन सारी सूक्ष्म बारीकियों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं
एक तात्विक भेद ला रहे हैं, परिभाषा अलग होगी कैसे? तो भाई एक इंसान दूसरे इंसान से किसी वस्तु के विषय में ही बात करता है सामान्यतः, या वहाँ कोई संबंध हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वस्तुओं के माध्यम से बातें समझ में आती है, ठीक है। तो वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, और उनका यह कथन भाषा विज्ञान नाम की किताब में सुरक्षित है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? मान लीजिए कि दो व्यक्ति अगर पानी पूरी के स्वाद पर बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति पानी पूरी खाता हुआ कहेगा कि मुझे खट्टा बहुत पसंद है, अच्छा है खट्टा, इसने अधिक डाला है। एक व्यक्ति कहेगा मुझे तीखा कम पसंद है, तो इसमें तीखा कम होना चाहिए। यानी दो व्यक्ति एक वस्तुओं के आधार बनाकर अपनी इच्छा और मति मतलब बुद्धि, अपनी रुचि और अपनी बुद्धि का आदान प्रदान कर रहे हैं, बात व्यवहार में प्रकट कर रहे हैं, और उसके लिए जिस भी व्यक्त ध्वनि संकेत व्यक्त होना चाहिए और उस ध्वनि संकेत का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा है। चौथे बिंदु की बात करें, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इन्होंने सामान्य भाषा विज्ञान नाम की किताब लिखी, जिसमें यह कथन इनका उल्लेखित है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। अब देखिए बार बार हर किसी की परिभाषा में आपको ध्वनि चिन्ह या ध्वनि संकेत के साथ व्यक्त अव्यक्त ये सारी चीजें लगी रहेंगी। तो जो विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, बाबूराम सक्सेना क्या कह रहे हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से, ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समष्टि एक नया शब्द आया, इसका अर्थ क्या है तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। समष्टि का अर्थ होता है सामूहिकता, सबका समूह। तो समष्टि का अर्थ आपने जाना सामूहिकता। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं माइक्रो, वो इसका माइक्रो शब्द का इस्तेमाल करते हैं समष्टि के लिए, ठीक है। समष्टि मतलब सामूहिकता, सब चीजें जब एक जगह आकर टोटलिटी में बात हो तो माइक्रो शब्द वो ज्यादा सटीक होता है समष्टि के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, आप सभी जानते होंगे, शब्द से परिचित हैं। यही शब्द की शक्ति होती है और यह ध्वनि संकेत है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचार विनिमय को समष्टि रूप में यानी कुल मिलाकर जब वो प्रस्तुत करता है ना, तो वो समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। जैसे अभी मैं एक टॉपिक समझाने के जरिए जिस भी ध्वनि चिन्हों का संकेतों का प्रयोग कर रही हूं वो कुल मिला के भाषा है, और मैं हिंदी भाषा के माध्यम से आप तक एक विषय को प्रस्तुत कर रही हूं, तो समष्टि रूप में यानी कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का कथन क्या कह रहे हैं? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं। अब यहाँ एक नई बात आ रही है, मनुष्य की चेष्टा या क्रिया व्यापार। व्यापार का मतलब यहाँ पर वस्तुओं की खरीद बिक्री से नहीं है, बाजार वाले व्यापार नहीं। जब आप किसी कार्य को करने के लिए जो भी कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं उसे क्रिया व्यापार कहा जाता है, चेष्टा व्यापार, ठीक है, कार्य प्रणाली। तो भाषा मनुष्य की चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब इनका यह जो कथन है वो जरा घुमावदार है, लेकिन हम लोग टुकड़े टुकड़े में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाषा क्या है? मनुष्य की चेष्टा है, एक व्यापार है। मनुष्यों ने कोशिश की, एकदम आदिकाल की यदि बात करें तो आदि युग में मनुष्यों ने कोशिश की कि ध्वनि से बढ़कर ध्वनि को चिन्हित करने के लिए कुछ वर्ण बनाए, जिसकी वजह से उन्होंने लिखित भाषा को जन्म दिया, ठीक है, उसको संयोजित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो जिस प्रयास को, जिस चेष्टा को उन्होंने व्यक्त किया वो भाषा है, ठीक है। अब वो व्यक्त कैसे होती है? जिससे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी एक लंबा शब्द हो गया, इसका समीकरण आप समझिए।
उच्चारण प्रयोगी में उच्चारण और उपयोगी यह दो शब्द हैं। यदि आप संधि के जानकार हैं तो संधि में इस नियम का जिक्र होता है। अ और उ मिलके ओ बन जाता है, तो जो उच्चारण के लिए उपयोगी हो वो उच्चारण उपयोगी है। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आ रहा है शरीरावयवो, ठीक है। शरीरावयवों का मतलब क्या है? शरीर प्लस अवयव, अ मिलके आ बन गया, इसलिए यहाँ पर शरीरा है, व या वो जो का त्यों है। लेकिन शरीर के अवयव यानी शरीर के अंग, पार्ट्स जिसे आप कहते हैं, उसे अवयव कहा जाता है। तो शरीर के अवयव यानी मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी यानी जिस हिस्से का प्रयोग वो उच्चारण के लिए करता है, मनुष्य अपने शरीर के जिस हिस्से का उपयोग उच्चारण के लिए करता है, कुल मिलाकर उस उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा वो अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य अपने मुख से जो भी उच्चारित करता है, उच्चारण के लिए उपयोगी जिस भी शरीर अवयवों से वो उच्चारण करता है, यानी जिस भी अंग से उच्चारण करता है, दांत से करे, कंठ से करे, जिह्वा से करे, केवल एक संकेत ध्वनि भी निकलती है, श की आवाज आती है, जो चुप रहने का संकेत देती है, कुछ भी, ठीक है। तो भाषा क्या है? मनुष्यों की उस चेष्टा व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी शरीरावयवों के से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। वर्णनात्मक यानी जिसका वो वर्णन कर सके, व्यक्त कर सके, उसको उस विचार को पूरे शब्द समूह को यहाँ प्रकट करता है। ये मंगलदेव शास्त्री का कथन है। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। आप एक पंक्ति को तभी समझ पाएंगे जब उस पंक्ति में इस्तेमाल किए गए हर एक शब्द के अर्थ से वाकिफ हो। तो ये बहुत जरूरी है आपको इन सारी चीजों की जानकारी होना। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे का क्या कथन है? भाषा हमारे विचारों एवं मनोभावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है। देखिए, उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह्य विचार एवं भावों को एक बार प्रकट करके उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब ये थोड़ी नई बात कह रहे हैं अपनी परिभाषा में। क्या कह रहे हैं कि भाषा हमारे विचारों और मनोभावों के, जैसे अभी मेरे मन में ये भाव है कि मैं आपको यह टॉपिक समझा दूं, तो जब मेरे मनोभाव में ये चीजें आई तो उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह्य विचार और भावों को एक बार प्रकट करके पुनरावृत्ति कर सके। यानी मैं एक बार प्रकट कर पा रही हूँ कि भाषा क्या है, या जिस भी टॉपिक से संबंधित अभी बातचीत हो रही है, पूरे मनोभाव को उस संकेत चिन्ह के माध्यम से आपके सामने रख पा रही हूँ और उसकी पुनरावृत्ति भी कर पा रही हूँ। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? पुनः आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, रिपीटेशन, दोहराना, और यह एक विसर्ग संधि है, यानी किए हुए काम या बात को फिर से करने या दोहराने की क्रिया, भाव, लौटना, वापसी, दोबारा जन्म लेना, ये सब कुछ जो अर्थ है ना, पुनरावृत्ति कहलाता है। यानी बार बार एक ही काम को जब आप रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, वह पुनरावृत्ति कहलाता है। पुनः आवृत्ति से बना है, ठीक है। तो हम अपनी कही गई बात को बार बार दोहराते भी हैं, ये भाषा का अंग है। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय ये क्या कह रहे हैं? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। देखिए, ये व्याकरणिक तौर पे इशारा कर रहे हैं या दिखलाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि भाषा का निर्माण होता कैसे है। अभी आपको ये एक वाक्य नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये वाक्य, भाषा क्या है? वाक्य से बनी। वाक्य क्या है? शब्द से बने हैं, से, और, शब्द, मूल, ध्वनि, ये सब अलग अलग शब्द हैं। और शब्द किससे बने हैं? मूल ध्वनियों से बने हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ये सब वर्ण हैं, ध्वनियां हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भाषा के अंग को परिभाषित करते हुए भाषा की समझ एक तरह से दे दी। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि की। इनकी जो बात है वो एकदम छोटी सी है। ये कह रहे हैं कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती हो उसे भाषा कहते हैं। एकदम साधारण सी परिभाषा है, ये वर्णों में व्यक्त हो पा रही इसलिए भाषा है। अब आप निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे? तो इतनी परिभाषाओं को, यानी ऊपर लिखे गए उपर्युक्त
परिभाषाओं के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि भाषा मुख से उच्चरित, यानी मुख से उच्चरित हो रही है, उच्चरित मतलब उच्चारण किया जा रहा है, तो भाषा मुख से उच्चरित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। मानव आपसी विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार यानी अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये जितनी भी 8 परिभाषाएं आपने अभी पढ़ी, इन सब में प्रयुक्त होने वाली विशेषताओं को एक जगह एक पंक्ति में रख दिया गया है और अंततः एक भाषा को क्या कह सकते हैं कि वह मुख से उच्चरित है, वह परंपरागत है, वह सार्थक है, व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार प्रकट करते रहते हैं। तो ये मूल रूप से बात हुई परिभाषा पर। अब बात करते हैं भाषा की प्रकृति और विशेषता क्या है। एक बात स्पष्ट मैं बता दूं कि अभी जिन बिंदुओं को मैं विश्लेषित कर रही हूं वो भाषा की प्रकृति में भी इस्तेमाल होगा। यदि सवाल रहे कि आप भाषा की प्रकृति लिखें, वहां भी आप लिख पाएंगे। यदि सवाल रहे कि आप भाषा की विशेषता लिखें, तो वहां पर भी काम कर जाएगा, क्योंकि प्रकृति ही विशेषता होती है। मनुष्य की प्रकृति है, यानी मनुष्य की विशेषता है कि वह वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम इस मंत्र में अपनी आस्था रखता है और सभी पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना से वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रकृति और विशेषता लगभग एक ही चीज है। 100% तो नहीं है, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। जैसे अंतर मैं बता दूंगी। तो पहली बात हो रही है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। यह ध्यान दीजिएगा। पैतृक का मतलब होता है जो आपको विरासत में चीजें मिल जाएं कि लो बाबू ये तुम्हारी चीजें हैं, तुम संभालो। भाषा परंपरा से मिलती है, आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तब आप अर्जित करते हैं। आप जितना अर्जन करेंगे, जितना सीखेंगे, आपकी भाषा उतनी अच्छी होगी। आप कोई दूसरी भाषा सीख लीजिए, कोई तीसरी भाषा सीख लीजिए, आप 5-6 भाषाओं के जानकार बन जाइए। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह अर्जित संपत्ति है। अब इसके विश्लेषण में आपको चंद पंक्तियां नजर आ रही हैं। लिखा हुआ है कि यह तो पूर्णतः सत्य है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। उदाहरणतः यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाए तो वह हिंदी की अपेक्षा फ्रांसीसी ही बोलेगा और समझेगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो मनुष्य पर उसके परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः स्पष्ट है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा सीखता है। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा या सीरियल देखा होगा, मोगली एक कैरेक्टर आता है जिसमें मनुष्य का एक बालक, एक बच्चा जानवरों के बीच में वनों में पलता बढ़ता है और वह उनकी भाषा सीख लेता है। ठीक ऐसा ही उदाहरण अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया गया कि यानी पैतृक संपत्ति होती, विरासत में मिलती, तो आप दुनिया के किसी कोने में बालपन में हो, आप अपने ही कुल की भाषा सीखते। लेकिन ऐसा नहीं है, भाषा को क्या है, अर्जित किया जा रहा है। आप जितना कमाएंगे उतना सीखेंगे। दूसरा बिंदु, भाषा सामाजिक वस्तु है और चिर परिवर्तनशील भी। यानी एक तो भाषा सामाजिक वस्तु है, इसकी चर्चा कुछ देर पहले हो चुकी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते भाषा भी उसकी सामाजिक वस्तु कहलाएगी और परिवर्तनशील भी है। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए। जैसा कि स्पष्ट है, भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात मनुष्य जिस समाज में रहता है वहां से उसी समाज की भाषा का अर्जन करता है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी सामाजिक होना लाजमी है।
जैसा कि स्पष्ट है, ठीक है। ये जो बात हुई ये हुई कि सामाजिक वस्तु है भाषा। दूसरा पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहा है वो चिर परिवर्तनशील कैसे है। तो भाषा सामाजिक वस्तु है और समाज का विकास कभी भी एक ढर्रे पर तो होता नहीं है। समाज अपना रूप पल पल परिवर्तित करता है समय के साथ। तो समाज में परिवर्तन होने का कारण भी यही है और भाषा भी चिर परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि उसका आधार समाज होता है, इसीलिए भाषा चिर परिवर्तनशील है और यह इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे देखिए, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा होती है। निश्चित रूप से कैसे, देखिए, प्रत्येक भाषा अपने भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है। निश्चित रूप से आपके कंठ का निर्माण या आपके गले का जो टोन है वो भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। ठंड प्रदेश में कंठ ही नहीं खुलता है तो शुद्ध उच्चारण या पूरे तरह से उच्चारण कैसे होगा। इसी वजह से जगह जगह पर भाषा में अंतर पड़ जाता है। तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर एक भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र व स्वरूप होता है और उस सीमा के बाहर उसका वास्तविक क्षेत्र व ये पंक्ति रिपीट हो गई है। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर भाषा अपने वास्तविक क्षेत्र और स्वरूप में होती है, ठीक है। उसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा है और उस सीमा के बाहर उसका वास्तविक क्षेत्र और स्वरूप होता है, ठीक है। यानी कि सीमा के बाहर अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि उसके वास्तविक क्षेत्र कहाँ तक है। सीमा के बाहर जाने के बाद ही आपको एक भाषा का दायरा समझ में आता है कि ये कहाँ तक व्यवहारित हो रही है, ठीक है। उस सीमा के बाहर उसका जो स्वरूप है ना वो न्यूनाधिक रूप से, यानी न्यून मतलब कम, अधिक, कमोबेश वो परिवर्तित होता रहता है और भौगोलिक स्थिति की भांति इसकी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाषा किसी निश्चित काल से आरंभ होती है और किसी निश्चित काल तक व्यवहृत भी की जाती है और वह भाषा अपने काल के पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। यानी मान लीजिए अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की जो भाषा है वो ब्रज और अवधी चल रही है। आज खड़ी बोली हिंदी में भाषा लिखी जा रही है तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती मतलब पहले की, ठीक है। तो एक युग से पहले और एक युग के बाद दोनों ही स्थितियों में भाषा अपना रूप बदल लेती है और इसी वजह से इसका ऐतिहासिक सीमा है क्योंकि एक इतिहास के साथ ही संचरण कर रही होती है। एक आज का जो समय है वो आने वाले भविष्य के बाद वर्तमान से वो अतीत बन जाएगा। तो जब वो अतीत बनेगा तो अतीत यानी समय के साथ संचरण होने की वजह से वो ऐतिहासिक भी हो जाएगी। तो भाषा का भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा है। अब बात करते हैं भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। यह ध्यान रखिएगा कि भाषा कठिन से सरलता की ओर जाती है। कैसे? निश्चित रूप से भाषा पानी की वह धारा है जो स्वभावतः ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है। यानी कठिनाई से सरलता, भाषा पहले कठिन होती थी, धीरे धीरे लोग इसे आसान बनाने लगते हैं। मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में वह अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है और इसी कम प्रयास में या यूं कहें कि मुख्य सुख हेतु सत्येंद्र को वह क्या कहता है? सत्येंद्र। या का उच्चारण होता ही नहीं है, सत्येंद्र नहीं बोलेगा, सत्येंद्र बोलेगा और फिर वो सतेन भी कहने लगता है और अंत में मात्र यह जो शब्द है वो सती या सत्तो कहकर ही काम चलाने लगता है। यानी यह शब्द अपने सबसे छोटे रूप में उपस्थित हो जाता है। आपको याद होगा एक फिल्म कभी आया था, फिल्म का नाम था मेरी शादी में जरूर आना, कुछ ऐसा ही शीर्षक था और उसमें जो मुख्य किरदार निभा रहा हीरो है जिसका दिल टूट जाने के बाद वो यूपीएससी या कुछ ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, वहाँ उसका मूल नाम सत्येंद्र है और हीरोइन उसे प्यार से बुला रही होती है सत्तो और आसपास के जितने भी उसके घर के लोग हैं। ये मुख सुख के लिए किया गया है, ठीक है। यानी भाषा की धारा क्या हुई? कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जितना समय लगेगा सत्येंद्र बोलने में उतने में सत्तो से वो पुकार लेंगे, ठीक है। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब बात करते हैं पांचवें बिंदु की। तो भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। यह भाषा की प्रकृति भी है और विशेषता भी, क्योंकि भाषा जब निर्मित हो रही होती है अपने प्रारंभिक दौर में तब वह
स्थूल होती है। स्थूल का मतलब मोटे मोटी रूप में होता है, मोटा मोटी जिसे कहते हैं, जिसमें फिनिशिंग की कमी है, जिसमें व्याकरणिक अशुद्धियां भी हैं, और वह क्या है, अप्रौढ़ है, यानी अशुद्धियां भी हैं। तो धीरे धीरे वह सूक्ष्म होती है, गहराई से अपनी कमियों को दूर करती है, उसमें गुण का प्रवेश होता है व्याकरणिक रूप से, और प्रौढ़ होती है। तो भाषा क्या है, यह कठिनता से सरलता की ओर तो जाती ही है, लेकिन वो स्थूल यानी मोटा मोटी रूप से वो सूक्ष्मता भी धारण करती है, और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर भी आती है, क्योंकि सबसे अच्छी भाषा वही मानी जाती है जिसका व्याकरण स्पष्ट हो और व्याकरण के नियम से वो भाषा केंद्रित हो रही हो। तो विश्लेषण देखिए कि भाषा की उत्पत्ति पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि भाषा आरंभ में स्थूल थी, मोटा मोटी उच्चारण या ध्वनि संकेतों का प्रयोग करके लोग बात कर ले रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया और धीरे धीरे उसने सूक्ष्मता को प्राप्त किया, यानी इतनी बारीकियां। अभी एक भाषा में इतनी बारीकियों का समावेश होने के नाते ही आपको इतनी परिभाषा, तत्व, प्रकृति, विशेषता आदि पे चर्चा करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है। दिन प्रतिदिन भाषा का विकास होता रहा है और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है, यानी काफी अच्छे रूप को प्राप्त करती जा रही है। छठा बिंदु है भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये इस बिंदु को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और साधारण सी बात है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कैसे करता है, परंपरा के माध्यम से और अपने समाज से सीखता है। एक व्यक्ति उस परंपरा में परिवर्तन तो ला सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लग सकता है कि उसमें कुछ अशुद्धियां थी, व्याकरणाचार्यों ने हिंदी को परिमार्जित किया, उसको सुधारा, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सके। तो ये एक मूलभूत बात है, आप गलतियां सुधार सकते हैं। और भाषा का अर्जन आप करते कैसे हैं, ये भाषा की प्रकृति ही है कि आप अनुकरण द्वारा ही आप उसे सीख सकते हैं। अनुकरण करना मनुष्य का स्वभाव होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अर्जन की विधि के संबंध में इतना तो स्पष्ट है कि भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप बोलना सुने या आप लिखें, कॉपी करें। बचपन में बच्चों को डॉट 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 के माध्यम से कहा जाता है कि बाबू तुम लाइन मिलाओ, तो बच्चा क्या करता है, इस डॉट डॉट पर एक सीधी रेखा चलाता है और फिर इसको उच्चारण करता है क। तो प्रारंभिक अवस्था ही शिक्षण की यही होती है, अनुकरण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाषा की अन्य विशेषता। तो यह ध्यान दीजिए कि अब तक जिन बिंदुओं को आप देख रहे थे वह प्रकृति भी है और विशेषता भी। तो भाषा के कुछ बिंदु आपको जो यहाँ नजर आ रहे हैं यह मात्र विशेषता है, ठीक है, इसीलिए इसे अन्य विशेषता में रखा गया है। तो भाषा की विशेषता क्या है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब आप इन विश्लेषण के जरिए समझ सकते हैं। और अभी तक हम जिस विषय बिंदु पर बात कर रहे हैं, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूं, आप तक पहुंचा रही हूं, तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया। अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाने हेतु भाषा का उद्भव हुआ है। भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने भावों, विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरों पर प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण भी करते हैं। सुनना और सुनाना, जानना और जताना के मूलभूत कौशल है, ठीक है, ये भाषा के मूलभूत कौशल है तथा संप्रेषण के मूलभूत साधन भी हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भाषा के अन्यतम कौशल है पढ़ना और लिखना, जो कि विधिवत शिक्षा के माध्यम से पूरा होता है, विकसित होता है। यानी अभिव्यक्ति हम नाना प्रकार से करते हैं, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर, हाव भाव प्रकट करके। तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह चिंतन का भी माध्यम है। दूसरी विशेषता, विद्यार्थी बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ बोले, लिखें, पढ़े, इतना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थी को बहुत कुछ लिखने, बोलने, सुनने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस आधार पर स्वयं चिंतन मनन कर सकें। यदि आप भाषा की इतनी परिभाषा और विशेषता जानने के बाद आप अंतिम रूप से चिंतन न कर सके कि इसमें ऐसे भी तो हो सकता है, या आज मैं इस तरह से परिभाषा दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो समझ में या फिर चिंतन प्रक्रिया में थोड़ी कमी है। तो इसीलिए भाषा के माध्यम से चिंतन करना भी सिखाया जाता है।
भाषा विचारों का मूल स्रोत है और भाषा के बिना विचारों का कोई अस्तित्व नहीं और विचारों के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है, विचार और चिंतन और साथ में भाषा भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा संस्कृति का माध्यम है। हमारी संस्कृति भी तो भाषा के माध्यम से प्रयुक्त होती है। भाषा और संस्कृति दोनों परंपरा से प्राप्त होती है, यह ध्यान रखिए। दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। जहां समाज के क्रियाकलापों से संस्कृति का निर्माण होता है और वही सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए क्या चाहिए, भाषा की आवश्यकता है, तो भाषा का आधार लिया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष के मानव समुदाय को परखने के लिए उसकी भाषा को आप ध्यान दीजिए, समझिए। किसी भी जन समुदाय की चाल ढाल, रहन सहन, वेशभूषा ही नहीं अपितु उसकी सच्चाई, स्वच्छता, शिष्टाचार, सेवा भाव, साहस, उदारता, निष्ठा, श्रमशीलता, धर्मनिरपेक्षता आदि उसकी भाषा के अध्ययन से स्पष्ट हो जाते हैं। यानी कि सभ्यता जो कि बाहरी चीज है वो तो आप उसके जीवन शैली को देखकर समझ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन मनुष्य की जो आंतरिक सोच की निर्मिति है, जो उसकी चिंतन प्रणाली है, वह कितनी विकसित है, वो कितनी लोक मंगलकारी है, इसका भी एहसास आपको उसकी भाषा से होता है। ठीक है, अगले बिंदु की बात करते हैं। तो भाषा क्या है, साहित्य का भी माध्यम है। अब निश्चित तौर पे अभी हम एक साहित्य के धरातल पर खड़े होकर भाषा को समझ रहे हैं, तो भाषा साहित्य का आधार है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य की अभिव्यक्ति होती है अलग अलग विधाओं में। किसी भी भाषा के बोलने वाले जन समुदाय के रहन सहन, आचार विचार आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य होता है। और साहित्य के जरिए हमें किसी भी समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th या 12th की किताब में, हिंदी की किताब में, एक राहुल सांकृत्यायन की किताब, राहुल सांकृत्यायन की पाठ का नाम है लहासा की ओर। तो यह कृति अंकित है उस किताब में जिसको सांकृत्यायन जी ने लिखी है। उसमें वो अपनी तिब्बत यात्रा का जिक्र कर रहे हैं और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग पहाड़ी इलाके में लोग चाय बना के पीते हैं और वहाँ पर स्त्रियों का बाहरी व्यक्तियों से कितना पर्दा प्रथा है या फिर उस तरह का भौगोलिक वातावरण कैसा है, ये सब कुछ जिक्र कर रहे हैं। यानी तिब्बत की संस्कृति का क्या लोक आचार है, क्या लोक व्यवहार है, यह सब हमें उनके साहित्य से पता चल रहा है जो कि भाषा के माध्यम से वो प्रकट कर रहे हैं। तो साहित्य के अध्ययन से एक उन्नत एवं उदात्त विचार को पनपने का अवसर मिलता है। उदात्त मतलब जो जितना लोक कल्याणकारी और ऊंचाई पर पहुंचे, उसमें तुच्छ और हीन भावनाएं ना हो, वैसे विचार। तो अतः भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक एवं भावात्मक विकास में सहायक होता है और साहित्य की यह अनमोल संपत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाती है। तो ये अहम रोल है और ये 4 बिंदु जो है भाषा की अन्य विशेषता के रूप में आ रही है। मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये प्रकृति नहीं है। 4 बिंदु के रूप में जो आपने देखा वो केवल विशेषता है। तो यहाँ तक चर्चा हुई पूरी तरह से भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषता पर। भाग 2 में आपको पता चल जाएगा कि भाषा के कितने रूप हैं और किस तरह से वो अन्य शाखाओं में विभाजित हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।